नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। 29 नवंबर से शुरू हुआ मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलना है। यानी इस सत्र की अब सिर्फ 4 बैठकें ही बची हैं। संसद टीवी लगातार दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आपको दिखा रहा है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों ही सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज लिस्टेड हैं, शामिल हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा और कृति मिश्रा। सूरज मोहन झा से हम लोकसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि हमारी संवाददाता कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगी। वहीं स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असम के सिलचर से बीजेपी के लोकसभा सांसद डॉक्टर राजदीप राय हमारे साथ मौजूद हैं। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक हमारे साथ जुड़े हैं और पश्चिम बंगाल के बर्धमान पूर्व से टीएमसी के लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल भी हमारे साथ संसद में आज शामिल हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। एजेंडे पर हम अब विस्तार से नजर डालेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव सुधार और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। लोकसभा में आज पेश होगा निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 में बदलाव के प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण आज। जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में शामिल। और मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में होगा पेश। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पर भी होगा विचार। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर आगे की चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। आज के एजेंडे की होगी बात, लेकिन हम राज्यसभा और लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालें और मेहमानों से उस पर चर्चा करें। उससे पहले एक नजर बीते हफ्ते दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले ही दिन 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमले की 20वीं बरसी के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 लोकसभा से पारित हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर लोकसभा में करीब 4.5 घंटे की चर्चा भी हुई। सदन में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, वन्यजीव संरक्षण संशोधन बिल 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2021 और चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। जबकि राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर विचार और लौटाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन बिल और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन बिल भी राज्यसभा से पारित हो गया। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर उच्च सदन में चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन गतिरोध के चलते आगे नहीं बढ़ पाई। 15, 16 और 17 दिसंबर को दोनों सदनों की कार्रवाई में अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध भी देखने को मिला। बात आज की कार्यसूची की। दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले आइए देखते हैं लोकसभा में आज क्या रहेगा खास। निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर सदन में आगे की चर्चा भी होनी है। विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 भी पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। खेलो इंडिया योजना और खेल अवसंरचना के मुद्दे पर बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ध्यानाकर्षण लाएंगे। जलवायु परिवर्तन और मूल्य वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी एजेंडे में शामिल है।
कार्यमंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव भी पेश होगा। अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय और अजय भट्ट पर्यटन मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। दिवंगत पूर्व सांसदों चंद्रपाल शैलानी, कोनिजेती रोसैया और राम नगीना मिश्र को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सूरज, देखें तो शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत है और हम जानते हैं कि एक लंबा और महत्वपूर्ण एजेंडा इस सत्र के लिए सरकार लेकर आई थी और अब आखिरी हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा काम पूरा करने पर सरकार का जोर होगा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि कामकाज गतिरोध की भेंट भी चल रहा है। ऐसे में कितना अहम आज का एजेंडा और क्या आसार कामकाज को लेकर लोकसभा में? प्रीति, अगर हम शीतकालीन सत्र को लोकसभा के लिहाज से देखें तो पहले के 2 दिन और बीते सप्ताह में जो आखिरी के 3 दिन थे वो गतिरोध में खराब हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था बीते हफ्तों में लोकसभा में अच्छा कामकाज चल रहा था। चाहे विधायी कामकाज की हम बात करें या फिर जो अल्पकालिक चर्चाएं हों, प्रश्नकाल हो या शून्यकाल के तहत हमने 100 से ज़्यादा सांसदों को जनहित के मुद्दों को उठाते हुए देखा था। अगर विधायी कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने देखा गतिरोध के बीच में भी शुक्रवार को 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा में पुनर्स्थापित कराया गया था। जो एंटी डोपिंग बिल है, खेलों के अंदर एक सुधार करने को लाया जा रहा है, साथ में वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल और जो एक और महत्वपूर्ण विधेयक था वो सदन में लाया गया, उसको पुनर्स्थापित किया गया ताकि इस सप्ताह उसे विचार तथा पारित के लिए लाया जा सके। लेकिन हम देख रहे थे कि लखीमपुर खीरी और उसके बाद SIT की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर एक गतिरोध जो पैदा हुआ है उसने लोकसभा में बीते सप्ताह 3 दिन गतिरोध पैदा किया, उससे कामकाज सही तरीके से नहीं हो सका। अगर हम आज की बात करें प्रीति, तो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि गतिरोध टूटे और विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया। आप देखते हैं उसके आगे क्या होगा। अगर आज की कार्यसूची की हम बात करें तो प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय में विद्यालयों में नामांकन या उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर बात हो, या फिर रोजगार से जुड़े हुए श्रम मंत्रालय से बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आज की प्रश्न सूची में है। शून्यकाल के तहत सांसद जनहित के मुद्दे उठाना चाहेंगे। अगर हम विधायी कामकाज की बात करें प्रीति, आज तो एक इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव सुधार और चुनावी प्रक्रियाओं के साथ साथ जो मतदाता सूची है, जो उसके डबलिंग जो होती है, दोहराव जो होता है, उसको लेकर आधार से उसको जोड़ने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आज पुनर्स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन कुछ दल इसका विरोध भी आज करेंगे, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं हैदराबाद के, उन्होंने इसके विरोध करने के लिए नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को दिया है। उन्होंने इस विधेयक की को इंट्रोडक्शन का विरोध किया है। साथ में उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है और वो इसे जब इसे पुनर्स्थापित करने के लिए लाया जाएगा तो इसका विरोध सदन के अंदर कानून और नियम प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे। अगर हम और विधायी कामकाज की बात करें तो हमने देखा था पिछले सप्ताह अनुदान की मांगों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही थी, जिसका जवाब अभी वित्त मंत्री को देना बाकी है और शायद कुछ अगर सदस्य बोलना रह गए होंगे तो उनको भी बोलना है। इस चर्चा के जवाब के बाद जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसे लाया जाएगा और इसे पारित कराया जाएगा। जो बजट अनुमान है 1,87 करोड़ का, उसको पारित करने के लिए यह अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा। साथ में हमने देखा था नियम 193 के तहत लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण चर्चाएं पूरी नहीं हुई थी, जलवायु परिवर्तन को लेकर और मूल्य वृद्धि को लेकर। उन दोनों को भी आज की कार्यसूची में शामिल किया गया है। अगर यानी काफी अहम एजेंडा, बिल्कुल आपके पास सूरज, हम बाद में वापस आएंगे। बाकी अहम एजेंडा जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं लोकसभा में आज लिस्टेड है। डॉक्टर राजदीप रॉय बीजेपी MP लोकसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम उनका एक रिएक्शन लेंगे। डॉक्टर रॉय, 4 कार्य दिवस जो हैं वो अब बचे हैं, एक तरह से हम देखें शीतकालीन सत्र को लेकर आज का एजेंडा भी हम लोकसभा में देख रहे हैं, काफी अहम है। आसार आपकी नजर में क्या लग रहे हैं? देखिए, पिछले जो 3 हफ्ता जो गया है लोकसभा में, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव और हम जानते हैं कि डिस्पाइट अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द हाउस बाय द ओपोजिशन, फ्यू ओपोजिशन पार्टीज, हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा रहा। हमने काफ़ी सारे बिल पास किए हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है और 0 आवर में हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने सबको अपना संसदीय क्षेत्र का जो इमरजेंसी इश्यूज है वो सब रखने के लिए उन्होंने समय दिया है। ये हफ्ता इट्स वेरी क्रूशियल, इट इज़ द लास्ट वीक।
हम 4 हमारे वर्किंग डेज बाकी है और हमने देखा है ये वाइल्ड लाइफ बिल और ये डाइवर्सिटी बिल से लेके जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका बारे में भी आज डिस्कशन होना है। पिछले शुक्रवार को करीब 8 बिल को टेबल किया गया था और इस हफ्ता में ये सारे बिल का डिस्कशन होना है। एक जो मौलिक बिल है जो आप कह रहे उठा रहे हैं ये है इलेक्शन जो रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस है। हमने क्या देखा है कि भारतवर्ष में बोगस वोटिंग होता है। हमारा डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट 72 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आज का दिन भी मेरा, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा नाम 2-4 क्षेत्र में है, 2-4 वोटिंग सेंटर में है और मैं 4-6 जगह जाके वोट देता हूं, बोगस वोट देता हूं, तो ये वी आर ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, वी आर ए डायनामिक डेमोक्रेसी। हमको स्टैटिक नहीं रहना। आधार से हमारा वोटर आई कार्ड को अगर लिंक कर सकते तो 2-4 चीज देखिए हो सकता है। एक तो बोगस वोटिंग को आप प्रिवेंट कर सकते हो, एक तो आप हमारे सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। अगर सिंक्रोनाइजेशन अगर हो जाता है तो एक आदमी का नाम एक ही सेंटर में होगा। नहीं तो क्या होता है कि मैं दिल्ली में भी वोट दे रहा हूं, असम में भी वोट दे रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन किसका डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए मैं 3-4 एक साथ इलेक्शन में वोट नहीं दिया, तो हाउ आई स्टैंड एज फार एज एग्जीक्यूटिंग माई डेमोक्रेटिक राइट्स, उसका भी निर्धारण होता है। ठीक है डॉक्टर राय, अब इसको लेकर हम थोड़ा डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। जो इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ ये अहम बिल है, लेकिन कामकाज को लेकर ही मैं पहले थोड़ा रिएक्शन लेना चाहूँगी। डॉक्टर पटनायक, कामकाज तभी आगे अच्छे से बढ़ेगा जब गतिरोध कम हो और उत्पादकता ज़्यादा हो, और ख़ासतौर से प्रोडक्टिविटी को लेकर। और मैं राज्यसभा की भी अगर बात करूँ तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब करीब 37% तीसरे हफ्ते में रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा में अच्छे से काम हो और एक बीच का रास्ता निकले, जिसके लिए अनुरोध भी बार बार चेयर की तरफ से किया गया है, उसको लेकर क्या उम्मीद है? मेरा तो बहुत उम्मीद है। अभी 10 बजे का जो मीटिंग चल रहा होगा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे राज्यसभा में जो है, मुझे तो लगता है कि जो राज्यसभा में जो गतिरोध हो रहा है वो 12 MPs का जो सस्पेंशन उसका रिवोकेशन के ऊपर हो रहा है। बीच बीच में दूसरे टॉपिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है प्राइस राइज के ऊपर, डिस्कशन हो रहा है जलवायु के ऊपर। हमारा तो हालांकि जलवायु के ऊपर एक एयर पोल्यूशन के ऊपर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ था, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव भी रहा। तो वैसे प्राइस राइज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। मेरा तो ये है कि उम्मीद है कि आज के बाद ये जो डिस्कशन के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा और ये जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है उसका डिस्कशन चलेगा। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बिल्स हैं, वो बिल्स में अभी जो 2-3 बिल पास हुए हैं उसमें अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ नहीं पाता है क्योंकि वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा चले, ये मेरा ये उम्मीद रहेगा, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। अभी जैसे कह रहे थे इलेक्शन बिल, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है, उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए सब लोग मिलके इसको डिस्कशन करना चाहिए। सुनील कुमार मंडल भी हमारे साथ हैं, बीजेपी MP लोकसभा के। मंडल जी, बीजेपी नहीं, TMC के, माफ कीजिएगा। मंडल जी, क्या लग रहा है गतिरोध को लेकर? आपके मन में क्या लग रहा है कि अब 4 दिन हम क्या अच्छा कामकाज देख पाएंगे? देखिए पार्लियामेंट ये चर्चा चले, बहुत ये सबका डिमांड है। हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करें जी, तो हमारा भी डिमांड तो थोड़ा मानना पड़ेगा सरकार को। सरकार हमारा डिमांड नहीं मानेगा तो प्रॉब्लम है। हमारा जो 12 MP अभी जो बोले 12 MP जो सस्पेंड है, उसको देखो, हमारा पार्लियामेंट में हमारा जो डिमांड है एरिया का, हमारा डिमांड नहीं है, आम आदमी का डिमांड है। आम आदमी जहाँ पर जो हमको कोशिश करे, वो जो मांगता है, जो हमको फेस करना पड़ा, इसी हर MP का, उसको हम उठाना। तो ये देखिए, ये तो लोकसभा में बंद हुआ, हमको दुख लग रहा है, किंतु गवर्नमेंट हमारा बात एक बार मान लेता तो नो प्रॉब्लम इज देयर। गवर्नमेंट तो मानता ही नहीं। जो यूपी में जो हुआ है, मिनिस्टर का लड़का का नाम में जो ब्लेम हुआ है, मिनिस्टर का नाम पर जो ब्लेम, आप तो खुद देखे टीवी में क्या कर रहा है वो लोग। एक मिनिस्टर का अपना लॉ अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ है हमारा डिमांड
ये एक बार मान लेता, थोड़ा चर्चा हो जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। ये तो स्पीकर, हमारा स्पीकर बहुत अच्छा है ये मानने के, तो इसका गवर्नमेंट का मालूम नहीं, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन ऐसे है क्या, उसको तो गवर्नमेंट का ये मानना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा ये डिमांड मान जाए, ठीक है। हमारा आज देखो विरोधी का डिमांड माने विरोधी का चर्चा ज्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट का फॉल्ट कौन शो करेगा, ठीक है। तो एगेंस्ट पार्टी शो करे। ठीक है मंडल जी, अब आगे बढ़ते हैं और जो उच्च सदन है उसके कामकाज को लेकर फिलहाल हम बात करते हैं। और अगर हम उच्च सदन का एजेंडा आज देख रहे हैं तो तमाम खास कार्यसूची आज दिख रही है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आज उच्च सदन में मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से संबंधित बिल आज पेश करने वाले हैं। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पर भी विचार होगा। वहीं देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर आगे की चर्चा भी कार्यसूची में शामिल है। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े तमाम अहम सवाल हैं जो पूछे जाने हैं। सीधा हम रुक कर रहे हैं, हमारी सहयोगी कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, उच्च सदन का एजेंडा हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर हर दिन जो एजेंडा है वो अपने आप में खास है, लेकिन तीसरे हफ्ते को लेकर राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी को लेकर जो आंकड़े हैं वो सही संकेत नहीं दे रहे हैं। तीसरे हफ्ते और कम हुई है प्रोडक्टिविटी, और सबसे ज्यादा जो बाधित हुआ है वो प्रश्नकाल हुआ है। गतिरोध खत्म हो, 4 दिन अब अच्छे से काम हो, इसको लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं उनकी दिशा फिलहाल दिखाई क्या दे रही है? जी हाँ प्रीति, देखिए अपने दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले शुक्रवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी ताकि विपक्ष और सरकार में कोई सहमति बन सके जिन मुद्दों पर गतिरोध चल रहा है। देखिए अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो तीसरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो मात्र 37% रह गई प्रोडक्टिविटी, और फंक्शनल प्रोडक्टिविटी जो पूरे 3 हफ्तों की रही वो घटकर 46% हो गई। जबकि अगर पहले हफ्ते की बात की जाए तो पहले हफ्ते की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 50% थी और दूसरे हफ्ते की बात की जाए तो वो 52% थी। जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो रही वो क्वेश्चन आ रही। देखिए लगातार चेयर से ये अनुरोध होता आया है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका राइट यूसर्प ना किया जाए, क्योंकि देखिए अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करें तो जहां 75 लिस्टेड क्वेश्चंस थे वहां पे सिर्फ 8 या 7 ही जो सवाल हैं वो लिए जा सके और सरकार की तरफ से उन पर जवाब आया, क्योंकि चेयर लगातार कहती आई है कि प्रश्नकाल वो समय है जहां पर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। इसके अलावा हमने देखा 0R और इसके अलावा बिल्स भी नहीं लिए जा सके। यहाँ तक कि जो चर्चा थी प्राइस राइज पर वो भी पूरी नहीं हो सकी, और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उस पर भी जो चर्चा है वो भी पूरी नहीं हो सकी। आज वो लिस्टेड है। अब देखना है कि किस तरह से रणनीति होती है विपक्ष की सरकार की, क्योंकि देखिए आज जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, वो सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि गतिरोध बना रहा। जो 12 सांसद निलंबित किए गए हैं उनके लिए लगातार सरकार कहती आई है कि अगर वो माफी मांगे अपने अनरूली कंडक्ट के लिए तो सरकार ये जो निलंबन है उसको वापस करने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना था ये जो निलंबन है वो अनडेमोक्रेटिक है। देखिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी एक मीटिंग की है लाइक माइंडेड पार्टी से। अब देखना है कि किस तरह से रणनीति दोनों तरफ बनती है, क्योंकि प्रीति अगर इस हफ्ते की बात करें तो देखिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और बेहद अहम बिल्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, चाहे वो इलेक्शन अमेंडमेंट लॉज हो या इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट लॉ हो। तो अब देखना है कि किस तरह से सदन का कामकाज आगे बढ़ता है। प्रीति। ठीक है डॉक्टर पटनायक, जैसे हमने बताया भी है कि राज्यसभा का एजेंडा काफ़ी अहम है और क्वेश्चन आवर को लेकर भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है जब प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं। तो किस तरह से आप इस शीतकालीन सत्र को देखते हैं और आखिरी हफ्ते को लेकर, जैसे आपने कहा कि उम्मीदें तो हैं कि गतिरोध दूर हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इस दिशा में कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं? देखिए कृति जी जो बोले वो तो ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आवर जो होता है वो मेंबर्स के लिए होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव को आप अकाउंटेबल करते हैं और हर एमपी अपने क्षेत्र के जो भी क्वेश्चन से अपने प्रदेश का जो क्वेश्चन है उसको लाता है, तो उसका एक आंसर तो मिलता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये सब उससे वंचित हो जाता है, ये जब हाउस वॉश आउट हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल में जो 0 आवर भी नहीं हो पाता है वो भी काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि 0 आवर में रीजनल पार्टी जैसे हैं, हमारे जैसा पार्टी है, हम लोग हमारा प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको लाते हैं, सरकार का दृष्टि आकर्षण करके भाई उसके कुछ काम करो, उसके लिए कुछ हो सकता है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अपना उड़ीसा में हो या बंगाल में हो, कहीं भी हो,
तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनका एमपी जाके उनका बात रखे और उसके ऊपर सरकार से कुछ डिमांड जो करना है डिमांड करे, सरकार होगा तो उसको मान भी लेगा। लेकिन ये सब चीज जब नहीं हो पाता है, मुझे तो बहुत दुख है, क्योंकि और वो भी मैं तब तो जब समय भी बदला गया, हाँ, शून्यकाल प्रश्नकाल का। शून्यकाल प्रश्नकाल दोनों चला गया, तो अभी मुझे मेरे लोग के सामने मैं अकाउंटेबल नहीं हो पाता हूं। और कोई भी रीजनल पार्टी, मुझे लगता है कि सबको ये फेस करना पड़ता होगा। तो मेरा ख्याल में डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन गतिरोध नहीं होना चाहिए और बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। उसमें संसद का परंपरा तो खिन्न होता है। मुझे लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग भी उचित रूप से उनको जितने अकाउंटेबल हम लोग होना चाहिए, जिनको उनका जो जितना एस्पिरेशन है वो हम मीट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसका जितना जल्दी खत्म हो जाए, आज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देखिए, एक इशू है टेक्सटाइल हैंडलूम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी का बढ़ गया है 1 जनवरी 2022 से 5% से 12%। तो इसके ऊपर 2 बार मेरा 0 आवर एडमिशन हुआ है, लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूं क्योंकि अर्जन हो जाता है हाउस। तो मेरे ख्याल में इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कशन करने के लिए ही तो पार्लियामेंट है, हम इसीलिए आते हैं, तो इसको तो चलाना चाहिए। ठीक है, और आइए अब जल्दी से एजेंडे पर विस्तार से बात करते हैं और लोकसभा में जो आज का एजेंडा है उसकी बात करते हैं। पहले तो आज इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा एक अहम बिल है जो लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश होना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू सदन में विधेयक को पेश करेंगे। विधेयक के जरिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 में और संशोधन किया जाना है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक को चुनाव सुधार और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर आगे की चर्चा और मतदान आज भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। 14 दिसंबर को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद करीब 4.5 घंटे चली चर्चा में अलग अलग दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। हालांकि 15, 16 और 17 दिसंबर को सदन में गतिरोध के चलते चर्चा आगे नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहनी है। चर्चा के बाद इस पर मतदान भी होगा। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पेश करेंगी। वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और यह आज भी जारी रहेगी। मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत लोकसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होनी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में अपने विचार और सुझाव रखेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किए जाने की संभावना है। आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का जवाब भी देंगे। सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, जैसा हम देख रहे हैं और विधायी कामकाज को लेकर अगर लोकसभा में बात करें तो इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा बिल है और हम जान रहे हैं कि 1950 और 1951 से जुड़े जो कानून हैं उनमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट होना है। कितना बड़ा इसको लेकर हम कदम मांगने इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर, और क्या लग रहा है कि एक राय बनती इस बिल पर दिखेगी? चर्चा किस तरह की चर्चा की उम्मीद? देखिए प्रीति, जिस तरह से ये इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है आज सदन में इंट्रोडक्शन के लिए, ये काफ़ी चुनाव सुधार के लहजे से अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं जिस तरह से आधार को लोक कल्याणकारी योजनाओं को के क्रियान्वयन के लिए मैंडेटरी किया गया था और हमने देखा था उसका सही से क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। ऐसी स्थिति में चुनाव सुधार में और जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिहाज से इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं मतदाता सूची में काफ़ी दोहराव होता है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि कई जो लोग होते हैं वो उनके गांव में भी वोट होते हैं और फिर वो शहर में जब आते हैं उस पे वहाँ भी उनका वोट होता है। एक व्यवहारिक दिक्कत हमने देखा था जब कोरोना काल में हमने देखा था मजदूरों का पलायन हुआ था, तो वन नेशन वन राशन कार्ड की थ्योरी आई थी और आधार उसे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रभावी साबित हुआ था। ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा रहा है कि क्यों ना इसमें बेसिकली जो ये विधेयक आ रहा है इसमें 4 संशोधन है, जिसमें पहला
पहला है जो आधार को मतदाता उसके साथ जोड़ दिया जाए, जो इससे क्या होगा, मतदाता क्रम में जो है वो दोहराव नहीं होगा। दूसरा, हर साल में 4 बार, हर 3 महीने में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 4 बार मतदाता जो सूची है, जो मतदाता रोल है, उसको चेक किया जाएगा। कोई अपना नाम उसमें जुड़वाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, वो किया जाएगा। साथ में 2 शब्द जो है उसे अदला बदली उसकी की जा रही है। वाइफ पहले शब्द इस्तेमाल होता है, उसकी जगह अब स्पाउस होगा। और पोलिंग जो बूथ है उससे संबंधित भी एक संशोधन इसमें है। तो ये 4 महत्वपूर्ण संशोधन है जो अगर चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से अगर हम बात करें प्रीति, तो काफी महत्वपूर्ण है। जहां तक विरोध की आपने बात की, लगभग दूसरे दलों से उतने विरोध के स्वर नजर नहीं आ रहे। जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में बताया था कि एक आज इसके इंट्रोडक्शन का विरोध करने का जो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी वो इसे ला रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि कल्याणकारी योजनाओं में ही आधार का इस्तेमाल होगा और इस कानून में उसका नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसे मौलिक अधिकार का हनन बताया और वो इसका विरोध करेंगे। अगर हम बात करें विधायी कामकाज के अलावा प्रीति, आज तो आज एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ लाएंगे। अनुभव महांती जो बीजेडी से सांसद हैं, हमने देखा है उड़ीसा में जिस तरह से खेलों को लेकर एक सुधारात्मक कदम उठाए गए वहां के स्थानीय सरकार द्वारा, हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है उसको लेकर और तमाम खेलों को लेकर, तो वो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खेल मंत्रालय का इसमें आज एजेंडे में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, आप बने रहे हमारे साथ, इस पर और विस्तार से आपसे बात करेंगे। पहले डॉक्टर रॉय, इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर जैसे आपने पहले भी कहा कि ये बड़ा कदम साबित हो सकता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि अगर इस पर चर्चा अच्छी होती है तो हो सकता है तमाम सुझाव इसे लेकर भी मिले और हम माने कि इसके बाद जो एक ही वोटर लिस्ट है उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, आपका जो रिपोर्टर ने सांसद से अभी बात बोला है उसके भी थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं मैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज प्रोबेबली ऑन द सेम पेज एज फार एज द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का बात आया है, उन्होंने पहले बोला है बिकॉज हमको आज का दिन में पता है कौन बोगस वोटिंग करता है, कौन सा संप्रदाय का बोगस वोटिंग होता है। महिला लोगों को वोटिंग सेंटर में जाने नहीं दिया जाता है। पुरुष लोग या इनका जो मेल है वो जाके वोट, सारे परिवार, सारे गांव का वोट दे के आ जाते हैं। तो गणतंत्र में ये सब वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या होता है कि मान लीजिए मैं गांव का वोटर हूं और कुछ काम के सिलसिले में शहर में रहता हूं, तो मैंने अपना दोनों जगह अपना वोटर उसमें लिस्ट में अपना नाम रख दिया। मैं गांव में जाता हूं, वोट देता हूं, शहर में भी आता हूं, शहर में भी वोट देता हूं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। सो ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये अमेंडमेंट ये सब बंद हो जाएगा वंस यू लिंक वोटर आई कार्ड विथ योर आधार कार्ड। तो हमको लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा। दूसरा और एक बात जो अमेंडमेंट है कि हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो व्हाटएवर वोटर लिस्ट सुधार होता है या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस होता है डेथ और वो बर्थ के बारे में, तो ये सिर्फ जनवरी फरवरी का समय में होता है। तो ये मोर डायनामिसिटी विल बी गिवन टू द इलेक्शन रोल्स एंड ऑल। तो साल में 4 बार हम इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना है, क्योंकि पूरा साल भर कुछ ना कुछ इलेक्शन रहे, पंचायत का इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन रहता है, असेंबलीज का इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन, तो कब सब इलेक्शन का टाइमिंग अलग होता है। तो ये दिस विल ब्रिंग मोर वर्सेटिलिटी टू द बिल। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। मैं आह्वान करता हूँ सब पॉलिटिकल पार्टी को, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और लेट अस कैरी दिस रिफॉर्म्स फॉरवर्ड। जी डॉक्टर पटनायक, आपने भी इस बिल का जिक्र किया, आप भी मान रहे हैं कि एजेंडे में ये जो बिल है ये अपने आप में काफ़ी अहम है। और अमेंडमेंट की जब हम बात करें तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट है जो हमें देखने में छोटे लगते हैं कि अच्छा ठीक है कानून में छोटा सा बदलाव होना है, लेकिन उसका असर बहुत एक तरह से कहें हम वृहद होता है। तो रिफॉर्म की दिशा में आप मान रहे हैं कि इस पर हमें अच्छी चर्चा और एक अच्छा कदम साबित होगा बिल? हाँ जी, जरूर, आप ठीक सही बोल रहे हैं कि ये जो है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लग रहा है। हालांकि पूरा बिल का कंटूर तभी पेश नहीं हुआ है, जब पेश होगा तब पता लगेगा, लेकिन जो न्यूज़ मीडिया में आया है उसमें पता लगता है और जो कैबिनेट अप्रूव किया है तो उसमें और एक पॉइंट है जिसमें ये लिखा है कि जो माइग्रेंट लेबर है जो जब आ गया कुछ दूसरा जगह पे, उसको वोट देने का जो अधिकार है वो काफ़ी टाइम उससे नहीं मिलता था। तो अभी इससे वो वहाँ पे रह के एक माने वो पोर्टल टाइप वो डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हाइब्रिड मेथड से आप वोटिंग कर सकते हैं। आप बूथ को भी जा सकते हैं और घर से भी आप कर सकते हैं। वो आधार के वजह से ही हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ था कि आप हमारा
इलेक्ट्रल सिस्टम को अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है। छोटे छोटे कंट्री जैसे इस्टोनिया हुआ, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट दे सकते हैं। तो इसमें सपोज कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना पैसा बच सकता है, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स कितना अच्छी तरह से पेश हो सकता है। और तीसरा चीज है वो हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। और हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टी, सब सिटीजन का इसी में एक अहम भूमिका है कि हम इसको आगे ले जाए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज जो उनका अपने मन में है कोई डाउट्स भी है तो आप पार्लियामेंट में ही बोलने से उसका क्लैरिफिकेशन हो सकता है। और देश भी आपको देख रहा है कि इसके ऊपर उसका भी सपोज सिटीजन का कुछ कहना है वो आपके पास पहुंच सकता है, वो फोन करके आपको बोल सकता है कि आप इसको संसद में उठाइए। कई बार ये भी हुआ है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप संसद को नहीं चलने देंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। और डॉक्टर पटनायक, आपकी कुछ व्यस्तताएं हैं तो इसीलिए फिलहाल हम आपको इजाजत देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो जहां हम चुनाव सुधारों की दिशा में इस अहम बिल की बात कर रहे हैं, सुनील कुमार मंडल जी का रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। मंडल जी, ये बिल को आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में, इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, ये क्या है मालूम है, ये आज एक स्टेट में 7 टाइम 8 टाइम्स 6 टाइम्स वोट होता है। क्या जरूरत है? अभी जो हमारा भाई, जो हमारा दोस्त जो बोले जे गांव में हमारा वोटर लिस्ट है, सो सिटी में है। हम गांव में वोट दे के सिटी में है 4 तारीख और गांव में है 10 तारीख, आराम से दे सकते हैं। हम तो टीएन सेशन को देखा, निर्वाचन कमीशन का जो सिस्टम, निर्वाचन कमीशन अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो निर्वाचन कमीशन का है वो अपने तरफ से नहीं मानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेट में इतना टाइम में क्यों वोट हो रहा है, एक टाइम में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हमारा हमेशा ही डिमांड है। एक बार हो जाता तो कोई नो प्रॉब्लम इज देयर। और देखिए, इसका पीछे जो खर्चा हो रहा है, इस स्टेट गवर्नमेंट का तो खर्चा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा देता नहीं इसको। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट का इतना पैसा कहाँ से मिले? तो इसलिए माने बोलते हैं जो निर्वाचन कमीशन जो होगा वो किसी का ऊपर, किसी का बात सुन के, किसी का ऊपर निर्भर करके नहीं होना चाहिए। अपना दृष्टि से, अपना क्षमता से करना चाहिए। जो हम इंडिया में एक ही बार देखा टीएन सेशन को, इसी टाइप जो है और जो ये नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा भी डिमांड है। एक वोटर 2-3 जगह में वोट क्यों देंगे? और रूल्स ज़्यादा और इसी पर अमेंडमेंट लेकर आइए। जो ज़्यादा 2 टाइम 3 टाइम जो वोट देंगे उसको एक बार प्रूव हो जाए। एक बार तो प्रूव होना है। हम तो वोट देंगे, उसको जाके तो साइन करना पड़ा, नहीं तो टिप देना पड़ा, तो उसको तो पकड़ के कोई पनिशमेंट का व्यवस्था करे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जब बिल पर चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, और चर्चा के दौरान जो आप बातें कह रहे हैं, हमेशा चाहते हैं बिल पर चर्चा हो। वो तमाम बातें चर्चा के दौरान भी चर्चा हो। हमारा डिमांड भी चर्चा हो, ये भी हम चाहते हैं। ठीक है। हमारा जो 12 एमपी जो सस्पेंड हुआ है, इसको आज शामिल होने से राज्यसभा ऐसा नहीं होता। हमारा जो लोकसभा में हम डिमांड किया, यूपी में जो घटना घटा, इसमें हमारा डिमांड थोड़ा मान लेता तो चर्चा आराम से हो जाता। ठीक है डॉक्टर रॉय। एगेंस्ट पार्टी को तो मौका देना चाहिए, चर्चा का मौका देना चाहिए। ठीक है और आप देखो प्राइस, आज जो चर्चा होने का बात है, ठीक है, प्राइस राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमको मालूम है गवर्नमेंट नहीं चाहता है इसको चर्चा हो। ठीक है डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जी। मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे साथी सुनील दा बार बार बोल रहे यूपी का घटना, लखीमपुर खेरी का घटना। लखीमपुर खेरी में जो हुआ है बहुत दुखद है। हमने पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बोला है, और हम इसमें जो भी कार्रवाई हो रहा है उसके लीगल, ये अभी कोर्ट में है, तो कोर्ट में कुछ अगर रहता है तो उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या पार्टी की इंटरवेंशन करना ठीक नहीं होता है। इट डज नॉट लुक नाइस। तो हमने ये कोर्ट पे छोड़ दिया है। कोर्ट जैसे आदेश देंगे हम वैसे ही काम करेंगे। बार बार लखीमपुर खेरी का बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हम
सुनील दादा का ध्यान आकर्षण कल का जो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ है, जहां पे लोगों को वोट देने नहीं दिया, उसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा ध्यान दूंगा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, लेट सुनील दा और हमने प्राइस राइज जो भी आज जो कलकत्ता में जो म्युनिसिपल वोट हुआ है, अभी क्या किया है, जो हमारा अगेंस्ट पार्टी है कांग्रेस सीपीएम बीजेपी, जो हमारा अगेंस्ट पार्टी है उसका कोई माने आदमी नहीं है उसका पास। नहीं इसलिए क्या डिस्टर्ब शो करके शो करता है, पुलिस नहीं है। देखिए थोड़ा सा मंडल साहब, डॉक्टर रॉय, अभी देखिए मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी। देखिए एजेंडे को लेकर, बिल के जो प्रावधान है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, आप लोगों की बातें इसको लेकर ज्यादा सामने आए, इसीलिए हम एक अलग से खास बुलेटिन संसद में आज भी लेकर आए हैं। तमाम जो और बातें हैं वो चर्चा के दौरान संसद के अंदर अगर उठे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जाहिर तौर पर ये बिल जो रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रावधान जो है, जो अमेंडमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन रिफॉर्म्स की दिशा में बड़े कदम साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा के एजेंडे की फिलहाल हम बात करते हैं। तो राज्यसभा में मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से संबंधित विधेयक यानी द मीडिएशन बिल 2021 आज राज्यसभा में पेश होना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू उच्च सदन में विधेयक को पेश करेंगे। इसमें वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान, मध्यस्थ निपटान समझौता, करारों को लागू करने और मध्यस्थतों के पंजीकरण के लिए एक निकाय बनाने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विधेयक का उद्देश्य सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाना है। वहीं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 आज राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। संसद की मंजूरी के बाद यह बिल 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक 2014 में हुए संशोधन के दौरान ड्राफ्टिंग की एक चूक को दुरुस्त करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। 1985 में कानून बनने के बाद 3 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। वहीं देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पैदा हालात पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होनी है। 15 दिसंबर को तमिल मनीला कांग्रेस मूपनाड के सांसद जी.के. वासन ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल, एआईएडीएमके के ए नवनीत कृष्णन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के सैयद जफर सलाम ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन गतिरोध के चलते चर्चा पूरी नहीं हो पाई। ये आज भी जारी रहेगी। चर्चा के आखिर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जवाब भी देंगे। देश भर में अब तक नए वेरिएंट के 153 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 54 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि दिल्ली में 22 और तेलंगाना में 20 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल और गुजरात में 11-11, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में नए वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। और फिलहाल मेरी सहयोगी कृति मिश्रा राज्यसभा के एजेंडे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, हमने राज्यसभा के एजेंडे को देखा और जो विधायी कामकाज है, मीडिएशन बिल, उसको लेकर अपने आप में काफी अहम है। वहीं हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके कारण जो पैदा हालात हैं, उस पर आगे की चर्चा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जी हाँ प्रीति, देखिए बुलेटिन की शुरुआत में हमने सबसे पहले प्रश्नकाल की बात की, तो आज बता दूं कि बहुत अहम जो सवाल हैं वो लिस्टेड हैं, चाहे फिर वो कोल मंत्रालय से हों, सिविल एविएशन मंत्रालय से हो, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, एमएसएमई, माइनॉरिटी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इन सभी जो मंत्रालय हैं उनसे बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे जो सदस्य हैं राज्यसभा में। इसके अलावा अगर हम एजेंडे की बात करें तो जैसा कि आपने कहा मीडिएशन बिल, देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि लगातार सरकार कहती आई है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको आगे बढ़ाना है। इसमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स हों जो टाइमलाइन फॉलो की जा सके और इसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। देखिए प्रीति, 53 ऐसे देश हैं जो सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट रिजल्टिंग आउट ऑफ मीडिएशन, उसमें भारत भी एक देश है। तो इसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है जो आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कामकाज की बात करें तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उस पर डिस्कशन, जैसा कि आपने बताया कि कुछ सदस्य पहले ही इस चर्चा पर भाग ले चुके हैं, जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर, इसके साथ ही साथ बच्चों को कैसे बचाएं,
इस पर अपनी राय जाहिर की थी, तो वो चर्चा आज भी जारी रहेगी। और इसके अलावा जो आज नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से जुड़ा जो बिल है, जो ड्राफ्टिंग एरर को हटाने के लिए, उस पर भी आज उच्च सदन में चर्चा होगी। प्रीति। बिल्कुल कृति। डॉक्टर रॉय, मैं चाहूंगी जल्दी से आप थोड़ा बताएं, जो मीडिएशन बिल है, जो ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, उसको मजबूत करने की दिशा में ये आपको लग रहा है कितना अहम साबित हो सकता है और ये किस तरह से आगे मदद करेगा? लुक, द मीडिएशन बिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल एंड ऑल। हमारे देश में ये बिल का जो भी अमेंडमेंट अभी लाया गया वो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ टाइमली है। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड इन सर्टेन एक्ट्स ऑफ मीडिएशन। आज हम सिंगापुर की तरफ, हांगकांग की तरफ देखें कि वहाँ पे जो मीडिएशन बिल है, जो आर्बिट्रेशन होता है, दिस आर वेरी साइंटिफिक, घर बैठे बैठे बहुत सारे काम हो जाता है। हमारे यहाँ पे देश 130-35 करोड़ जनसाधारण है, काफ़ी सारे इश्यूज है मीडिएशन के, और ये मीडिएशन बिल जो वट एवर आर द अमेंडमेंट्स दैट आर बी ब्रॉट आर वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी डायनामिक। और मैं सोचता हूँ आने वाले दिन के लिए भारतवर्ष को एक स्टेप अहेड जाने के लिए जो जो करना जरूरी है, मेरे ख्याल से ये दिस बिल इज अ डायरेक्शन इन दैट साइड एंड ऑल। ठीक है। सुनील मंडल साहब, मीडिएशन बिल को लेकर आपके विचार, और साथ ही ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से अब बढ़ रहे हैं, 153 मामले फिलहाल सामने आ चुके हैं, इस पर जो चर्चा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। ओमिक्रॉन के बारे में देखो, एक बात क्या है, अभी वो एयर इंडिया एयर जो एयर बाहर का एयर अभी आ रहा है, हमारा एयरपोर्ट में सिस्टम नहीं है अभी। जो दो निकले हैं, जो अभी जो देखो एयरपोर्ट से, गवर्नमेंट को इसी पर ध्यान देना पड़ेगा। जो एयरपोर्ट में ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़े, जो बाहर का जो आदमी आएगा कम से कम वहाँ पर 2-4 दिन रहने पड़े, उसको टेस्ट करके उसके घर में निकलना, ये जो बहुत ज़रूरत है हमको अभी देश का। हम इंडिया में तो अब बहुत ये चल रहा है, हर स्टेट इसका स्टेप ले रहा है, हमने खुद देखा। तो ये स्टेप अभी क्या है, जो एयरपोर्ट का सिस्टम में हमको अच्छा नहीं लगे, ये चर्चा में आ जाए। चर्चा क्या आने का बाद इसके और जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है, उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर हर एयरपोर्ट में होना चाहिए। हर एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर होने से उसको टेस्ट होगा, टेस्ट होने से उसको नेगेटिव होने से उसको घर में निकाल दो। ऐसा कोई बाहर का आदमी आ जाए, बाहर से भी ऐसा कोई रूल्स बनाओ, जे क्या कौन सा, जे बाहर का आदमी यहाँ पर आएगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद नेगेटिव होने का बाद भी 2 दिन बाद इसको हम छोड़ेगा। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो देखो, हम बोले ओमिक्रॉन वेरी डेंजरस, हो सकता है डेंजरस, डेंजरस तो होगा। आप ही देखा, हमारा कोरोना का सिस्टम में भी देखा बहुत कितना हाल है मानो आम आदमी का। बस बंद है, ट्रेन बंद है, दुकान बंद है, पूरा बंद। कितना मानो देखो, जो लोग सर्विस में है उसको तो खाने पीने का बंदोबस्त है। हमारा 70% 80% आदमी दिन काम रोजगार करते हैं, उसको खाना पीना चलता है। इसको का हाल क्या है, गवर्नमेंट का इसको कुछ नहीं कर पाया। 2 केजी चावल देने से काम नहीं होता है। ठीक है, इसका आदर्श खर्चा भी है, एडुकेशन है, इसके एडुकेशन है, सब सिस्टम ये है। आज गवर्नमेंट का पास हमारा रिक्वेस्ट है, जे आप कम से कम, हेल्थ मिनिस्टर का पास हमारा रिक्वेस्ट है, जे आप कम से कम हर एयरपोर्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। ठीक है। बाहर में जो आदमी आएगा, अब बाहर में हमारा देश का आदमी है, हमारा इंडिया का आदमी बाहर में काम करते हैं। ठीक है। कोई बाहर का आदमी भी इधर घूमते फिरते आते हैं। हाँ। इसको फास्ट टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करके नेगेटिव बना के, कम से कम नेगेटिव बनाने का बाद भी 2 दिन रहना चाहिए। ठीक है। बाद में उसको गांव में भेजो। ठीक है डॉक्टर रॉय, इस तरह के तमाम सुझाव और बातें चर्चा के दौरान भी आ सकती हैं, तो कितनी अहम ये चर्चा मान रहे हैं? देखिए, ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट अभी पूरे देश विदेश में जहाँ पे एक उभरते हुए हम नंबर्स देख रहे हैं, विशेष करके यूरोप में, इंग्लैंड में परसों शायद 98,000 केसेस हुए, उसका पहले डेनमार्क और फ्यू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी हुए हैं।
जो वेरिएंट आइडेंटिफाई किया गया है साउथ अफ्रीका, उसको ओमाइक्रॉन कहता है। और हमारे देश में भी कल का जो आंकड़े हम देखें, अराउंड 150 प्लस केसेस ऑलरेडी हो गए और मोस्ट ऑफ द केसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड महाराष्ट्र एंड दिल्ली, जो पहले सेकेंड वेव में जब हुआ था तब वैसे ही था। हमने एक तो ओपन माइंड लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, वो इशू पे काम कर रहे हैं। पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एयरपोर्ट, जैसे सुनील दादा ने बोला है, हमारा एयरपोर्ट में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। टेस्ट वहीं पे एयरपोर्ट पे करने का सब रेडी हो गया। और किसी को अगर वहाँ पे पॉजिटिव मिले, या हर कोविड केसेस ओमाइक्रॉन नहीं होता है, सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। और जो ओमाइक्रॉन जब जीनोम सीक्वेंसिंग जब करेंगे, करके देखेंगे वो ओमाइक्रॉन है। ओमाइक्रॉन का क्या अब तक देखिए, एक तो हमारे पास डाटा नहीं है ओमाइक्रॉन का बारे में। दूसरा इशू है, मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि ओमाइक्रॉन का जो पेनिट्रेशन है, वो पेनिट्रेशन इज वेरी वेरी हाई। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए जो नॉर्मल डेल्टा वेरिएंट था, रूम में 10 लोग था, एक का हो गया डेल्टा वायरस, तो उसमें 4 लोगों का इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओमाइक्रॉन में क्या होगा, वो 10 रूम में करीब 9 लोगों को इफेक्ट कर सकता है, ऐसा उसका पेनिट्रेशन है। तो ऑब्वियसली इट इज ए वेरी सेंसिटिव थिंग। हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में देश में जैसे काम किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड हमारे आइडेंटिफिकेशन का, तो ये फिर से दोबारा उस जो रोल रिग्मा रोल है हमने सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में किया, उसको आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वो सब करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सरकार उसमें लगे हुए करने अच्छा के बोले लिए। ना, ये तो डॉक्टर है, बहुत अच्छा बोले। हमारा एक ही बात है, ये आज जो बाहर का जो बाहर का फ्लाइट इंडिया में घुसने देने के लिए जो काम कर रहा है, वो आने का जो बंदोबस्त है, पहले हमारा एक बात है, देखो उससे होता है, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा आदमी हम जानते हैं, महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा आदमी बाहर में काम करते हैं, ऐसे आ जाते हैं। उसको हमारा इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले किंतु इसमें हमारा एक ही काज है, इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाना चाहिए। एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाना चाहिए हेल्थ का। दादा ये जल्दी हो जाएगा, टेस्टिंग का भी और उसके रहने का भी, उसके घर ऐसा घर भी बंदोबस्त करिए, कोई अपना ये सरकार तो होटल का भी बंदोबस्त करिए। सरकार 24/7 इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल सभी के सहयोग की और सुझाव जो भी आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। मैडम जी एक बात है, जितना दिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, बाहर का फ्लाइट इंडिया में घुसने नहीं देना चाहिए। और गंभीरता इसको लेकर बढ़ सकती है। गवर्नमेंट पहले बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, बनाओ, उसी बाद में उसको आने के बाद। यानी आपका सुझाव ये है कि जो भी काम हो रहा है वो थोड़ा और स्पीड से हो, तेजी से हो। ठीक है मंडल साहब, अब फिलहाल हम अपनी सहयोगी कृति के पास चलेंगे। कृति, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि खास तौर से राज्यसभा के अंदर जो गतिरोध है वो दूर हो, क्या अपडेट फिलहाल आप दे पाएंगी? करीब 10 मिनट का समय है, हम कहें कार्रवाई शुरू होने में। जी हाँ प्रीति, देखिए 3 बड़ा अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए। पहला अपडेट ये कि सरकार की मीटिंग चल रही है, जो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, किस तरह से आगे जो बचे 4 दिन हैं उसमें सरकार की स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर बयान दिया है कि विपक्ष हर चीज़ को बॉयकॉट करता है, चाहे वो मीटिंग हो सरकार के द्वारा बुलाई गई हुई या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ऐसे में ही जो जनता है उनको बॉयकॉट कर देती है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि संसद में जनता की आवाज़ उठाई जाती है। और तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी मीटिंग अभी भी एलओपी के यहाँ जारी है अपनी रणनीति तय करने के लिए। ये 3 बड़े अपडेट संसद से हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है कृति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। सूरज मोहन झा, लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट आपने हम तक पहुंचाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील कुमार मंडल जी, आप हमारे साथ संसद में आज में जुड़े, आपका, और साथ ही डॉक्टर राजदीप रॉय, आप सभी मानव का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हम बात करेंगे प्रश्नकाल की। तो लोकसभा में प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आज पूछे जाने हैं। सांसद PR नटराजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया संस्कृति मंत्रालय से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद कृपानाथ मल्ला शिक्षा मंत्रालय से मध्याह्न भोजन योजना के लिए निधियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से युवाओं को विदेश में नौकरियों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रतिमा मंडल श्रम और रोजगार मंत्रालय से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां छूटने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राकेश सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन संरक्षण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्री कृष्णा देवरायालू लाबू श्रम और रोजगार मंत्रालय से गिग और प्लेटफॉर्म कामगार से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद कारादी सनगन्ना अमरप्पा श्रम और रोजगार मंत्रालय से गिग कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर डी रविकुमार शिक्षा मंत्रालय से विद्यालयों में नामांकन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद वीके श्रीकंदन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बाघों की मौतों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार सिंह शिक्षा मंत्रालय से जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रक्षा निखिल खाट से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वायु जल और मृदा संदूषण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद भावना गवली पाटिल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से महिला उद्यमिता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद पीपी चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एकेपी चिन्नराज शिक्षा मंत्रालय से उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या के मामलों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद तिरुमा वलावन थोल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्लास्टिक अपशिष्ट से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गोपाल चिनैया शेट्टी शिक्षा मंत्रालय से पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को शामिल करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गौरव गोगोई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वनों का कम होने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर वित्त मंत्रालय से निवेशकों को रीपेमेंट से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल शिक्षा मंत्रालय से विद्यालयों में भोजपुरी पढ़ाए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। बात राज्यसभा में प्रश्नकाल की। आज नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुजीत कुमार रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना की अनुसंधान और विकास क्षमताओं में वृद्धि करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राकेश सिन्हा कोयला मंत्रालय से उत्तर पूर्वी राज्यों में कोयले के भंडार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनिल बलूनी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच और स्वच्छता की स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक नागर विमानन मंत्रालय से आरसीएस उड़ान के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विमान सेवा से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते मकानों के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राम शकल जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन 2 के जरिए अपशिष्ट और जल के प्रबंधन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक कोयला मंत्रालय से ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम करने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एम शनमुगम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में आयात पर निर्भरता को कम किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुभाष चंद्र सिंह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर द्वारा दक्ष बनाए गए और प्रशिक्षित किए गए लोगों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया नागर विमानन मंत्रालय से उत्तर गुजरात के लिए विमानपत्तन के लिए प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद GC चंद्रशेखर जल शक्ति मंत्रालय से नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद TG वेंकटेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नरेश बंसल रक्षा मंत्रालय से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद डॉक्टर शांतनु सेन रक्षा मंत्रालय से सेना के शहीद सैनिकों को अनुग्रह राशि के भुगतान किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से झंझावती जल यानी कि स्टॉर्म वाटर की निकासी परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनलों पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण संसद टीवी एसडी लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।